नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में सुबह शाम गुलाबी ठंड पड़ने लगी है। ठंड की दस्तक के साथ एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठंड के बढ़ने के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। आलम यह है कि शहर की हवा दम घोंटू हो चुकी है। नतीजतन लगातार AQI लेवल भी बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली वासी परेशान हो गए हैं। दिल्ली NCR के क्षेत्र में एयर क्वालिटी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को भी एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 402 दर्ज किया गया। बिल्कुल आवाज़ बंद होने को लगती, बिल्कुल सांस नहीं लिया जाता। तो बहुत ही गंभीर है दिल्ली का मामला। प्रदूषण में सांस लेती दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में AQI 400 के ऊपर जा चुका है। दिल्ली के 10 से ज्यादा स्टेशन पर सुबह 7 बजे AQI 400 प्लस दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में AQI सबसे ज्यादा 445 तक पहुंचा। प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी ऑफिसों के लिए नए समय की घोषणा की। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30 बजे, दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 से शाम 6:30 और MCD के दफ्तर 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे। दिल्ली के सभी प्राइमरी 5वीं क्लास तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने का ऐलान शुक्रवार को ही कर दिया गया था। अब 6ठी से 12वीं तक के स्कूल के लिए मास्क अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। आंखों में से आंसू निकल रहे, पब्लिक परेशान है। बिहार दिल्ली सरकार नाकाम है। इस प्रदूषण को रोकना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आंखों में से आंसू, ये पब्लिक परेशान है। पब्लिक की समस्या हल करनी चाहिए दिल्ली सरकार। सरकार को इससे निपटना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्या इससे बीमारी का मामला बन सकता है और क्या बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए तो बहुत खतरा है। ये उनके लिए तो बहुत खतरा है। लेकिन दिल्ली सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं तो यही अनुरोध करता हूँ। फर्क तो पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता जितना दिल्ली में तो ऑलरेडी है। दिल्ली में तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एक्शन लेना चाहिए, जो रूल है रूल के हिसाब से लेना चाहिए। लेकिन इन्हें कुछ चिंता नहीं है, पब्लिक मरे कुछ हो, पब्लिक की चिंता नहीं है इन्हें। बस सरकार की चिंता है, पब्लिक की चिंता नहीं है। ये पॉल्यूशन तो फैल रहा है। जो पंजाब में जो फैरी वगैरह जलाते हैं उसका पॉल्यूशन है। और ये एक बार जब बारिश हो जाएगी तो सारा धुल जाता है। हर साल की तो है, हर साल ये नवंबर के महीने में ये पहले जलाते रहे पंजाब में, उसका पॉल्यूशन आता है। साफ हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा आंखों में लगता है धुआं सा, आंखों में धुआं मिर्ची लगती है। हाँ जी आंख प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस में। हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल बल्कि ज्यादा हो गया हुआ। मैं 10वीं सांसें में देख रहा हूँ। फिर यहाँ पास में शॉप है, यहाँ पर इधर मैं रहता हूँ दक्षिणपुरी में। शॉप आगे है, यूनिवर्सिटी से आगे। सरकार को तो उठाना चाहिए कि इस पर थोड़ा ध्यान रखे कि ये वाले लोग बीमार पड़ते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखें। मुख्यमंत्री के अंडर में आता है तो सारे काम के आगे छुट्टियां चले मौसम की वजह से लड़का भी स्कूल नहीं जा पा रहा 2 दिन से। बहुत दिक्कत सामना करना है। स्कूल की छुट्टियां चल रही है, बहुत दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। मैं क्या सुबह घर से निकलता हूँ, सांस में दिक्कत आती है, मुँह में दुर्गंध सी जाती है मेरे मुंह में, तो काफी सामना करना पड़ता है। मेरा सुबह दूर निकलता हूँ तो सर क्या करना चाहिए, ये कि थोड़ा बहुत बैन करना चाहिए।
जो दिवाली आई है पटाखे चले हैं, वायु प्रदूषण बहुत काफी हो गया है। इस वजह से तो सरकार को रोक लगाना चाहिए इस प्रदूषण पे। हाँ, उससे का ही प्रभाव पड़ता है यूपी के साइड में, जो लोकल एरिया में जो पराली जलाते हैं, उससे का ही प्रभाव पड़ता है दिल्ली पे मौसम पर। नहीं, दिल्ली में अभी थोड़ी सीएनजी गाड़ी चल रही है, तो इससे काफी राहत है। अब डीडी बसें चल रही है सीएनजी से, तो सारी बसों को सीएनजी करनी चाहिए। दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कि सरकार ने लोगों से निजी वाहन न चलाने की अपील की है। इसके लिए 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें और मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ाए गए हैं, ताकि लोग प्राइवेट व्हीकल का कम इस्तेमाल करें। एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एनसीआर यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर भी रोक लगा दी है। ग्राफ 3 के तहत लगाए प्रतिबंध। दिल्ली एनसीआर में निर्माण, खनन और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक। नियमों तोड़ने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना। पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध। छतों को सीलन से बचाने के लिए होने वाले वाटर प्रूफिंग वर्क पर प्रतिबंध। दिल्ली में जब जब प्रदूषण का लेवल बढ़ता है, दिल्ली सरकार दिल्ली में ग्राफ लागू कर देती है, यानी कि ग्रेडेड एक्शन प्लान। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। ग्रेप 1 खराब, AQI 201 से 300। ग्रेप 2 बहुत खराब, AQI 301 से 400। ग्रेप 3 गंभीर, AQI 401 से 450। ग्रेप 4 बहुत गंभीर, AQI 450 से ज्यादा। दिल्ली में सांस लेना रोज 10 सिगरेट पीने जैसा। दिल्ली में AQI 400 पार जा चुका है और दिल्ली वासी इतने खराब हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद पोल्यूशन भी हमारे फेफड़ों में समा जाते हैं। यह हमारी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं और खांसी, आंखों में खुजली पैदा कर सकते हैं। इससे कई रेस्पिरेटरी और लंग्स से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। कई बार तो ये कैंसर की वजह भी बन सकता है। अब लगातार नई स्टडीज में सामने आ रहा है कि इससे ब्रेन की फंक्शनिंग भी प्रभावित होती है। एयर पोल्यूशन के कारण हो सकती है कई बीमारियां। एयर पोल्यूशन से हमारी सेहत पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इससे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। वायु प्रदूषण से है इन बीमारियों का खतरा। स्ट्रोक, कोरोनरी हार्ट डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया, मोतियाबिंद टाइप 2, डायबिटीज, फैटी लिवर डिजीज, ल्यूकेमिया। So yes, you are true in saying that we are living under a dark cloud. So we are seeing in our OPD patients the symptoms of breathlessness, wheezing, cough, and throat irritation, itching of the throat, nose block, running nose, ear block, eyes itching. So these symptoms are on the rise in many of our OPD patients. And in inpatients, generally those who are coming to us in emergency, we are seeing a lot of pneumonia patients coming to us. They have no history of any smoking, or they have no past any immunocompromised status, but they are coming with a pneumonia. So it's quite surprising that immunocompetent patients who have no history of smoking, they are coming to us with histories of, with presentations of pneumonia. Sir, as you mentioned that non-allergic patients are also coming, non-symptomatic. Sir, as we can see that there was a earlier air pollution, but now there is a smog, that is, fog plus smoke. So in this particular situation, what preventive measures need to be taken? So first of all, I will advise most of our patients who are on respiratory medicines, who are on cardiac medications, who are on liver or kidney medications to stay at home. Don't go in the morning walk. Whenever there is sun, go then to walk. Then don't go unnecessary to the markets. If it is really desperate thing to do, then only you go for that thing. Second thing is, those who are on the medications, they should be taking their regular medications. They should not leave their medications. Third thing is, wear mask whenever you have to go outside. Fourth thing is that you have to use air purifiers whenever you are at home. Apply it. Rather than taking nothing, you can take air purifiers so that you can take a fresh breath of air.
Fifth, those who are elderly, those who are having comorbidities, take their flu vaccines, pneumonia vaccines regularly, so that it acts as an insurance or protection against many of the viruses and pneumonias. So what about children's? How to protect them? Generally, children's, first of all, my advice would be, don't go outside in cold. Whenever there is cold or whenever there is smog, don't send them outside for the playgrounds. Second thing is, if they are willing to wear mask, they can wear mask. Those children who are allergic can take their flu vaccines, and eat healthy, drink lot of water, eat more of fruits, antioxidants, so that their immunity gets building on and they can fight this pollution. हालांकि दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। मंत्री गोपाल राय ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त 106 क्लस्टर बस सेवाएं और मेट्रो ट्रेनों द्वारा 60 अतिरिक्त यात्राएं शुरू करने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता और खराब होती है तो कृत्रिम बारिश जैसे आपातकालीन उपायों पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में फिर से बात करेंगे। दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 400 से ऊपर गया है। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि लगातार 14 अक्टूबर के बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पुअर या वेरी पुअर कैटेगरी में था, अचानक 2 दिनों में ये सीवियर कैटेगरी में क्यों गया और आगे क्या होने वाला है। अभी जैसा आईएमडी ने, मौसम वैज्ञानिकों ने जो 2 दिनों का एनालाइज करके रिपोर्ट रखी है, उसके अनुसार पिछले 2 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मुख्य तौर पर 2 कारण समझ में आ रहे हैं। पहला, पहाड़ों पे बर्फबारी होने की वजह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और इसकी वजह से सुबह और शाम धुंध की स्थिति पूरे उत्तर भारत में बनी हुई है। दूसरा, हवा की जो गति है उसमें कमी आई है। 12 नवंबर को हवा की जो स्पीड थी वो 4 से 10 के बीच में थी। 13 नवंबर को भी हवा की जो गति है वो 4 से 10 के बीच में थी। इन 2 वजहों से प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। धुंध और टेम्परेचर डाउन होने से और हवा की गति कम होने से दिल्ली के ऊपर एक लेयर बनी है स्मॉग की, और उसकी वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वायुमंडल में डिस्पर्स होने की वजह से वो सतह की तरह बने हुए हैं। आज से हवा की गति में सुधार होने का अनुमान है। जो अभी तक प्रेडिक्शन हुआ है उसके अनुसार 14 तारीख को आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 29, जो 15 तारीख को कल वो बढ़ करके 30 हो जाएगा। 16 को भी 30 रहने का अनुमान है, 17 को भी 30 रहने का अनुमान है। हवा की जो गति है
उसमें 14 तारीख को 4 से 10 की जगह 4 से 12 आज स्पीड की हवा की गति होने की संभावना है। 15 तारीख को इसमें और बढ़ोतरी हो रही है और ये 6 से 12 इसकी गति होने की संभावना है। 16 तारीख को पुनः 6 से 16 और गति बढ़ने की संभावना है हवा की, और 17 तारीख को 4 से जो है वो 12 रहने की संभावना है। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो कल से पुनः जो है प्रदूषण का स्तर जो अचानक हवा की गति कम होने से और टेम्परेचर बर्फबारी की वजह से जो डाउन हुआ है, उससे जो एक विशेष परिस्थिति बनी है, इसमें सुधार होने की संभावना है। और इसीलिए अभी दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 CAQM ने कल बैठक किया था। सारी परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि अभी ग्रैप 3 दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है। ग्रैप 2 के तहत और कंसंट्रेटेड तरीके से जो अभियान है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको जारी रखा जाएगा। आज हम सभी विभागों को दोबारा इंस्ट्रक्शंस हम जारी कर रहे हैं कि जो ग्रैप 2 के तहत निर्णय लिए गए थे, जो डायरेक्शंस दिए गए थे, डस्ट पोल्यूशन के लिए, व्हीकल पोल्यूशन के लिए, बायोमास बर्निंग के लिए, उसको स्ट्रिक्टली ग्राउंड पर फॉलो किया जाए, जिससे कि ग्रैप 3 में जाने की स्थिति न पैदा हो। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी पर प्रदूषण से निपटने में असफल रहने का आरोप लगा रही है। पार्टी ने प्रदूषण के नुकसान से मासूम बच्चों को बचाने के लिए 5वीं तक की कक्षाओं को बंद करने की मांग की है। कांग्रेस भी लगातार केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी को प्रदूषण के मसले पर घेर रही है। देखिए, हमारी जो कंसर्न है वो है लोगों की सुरक्षा, और इसलिए हमने कहा था कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाए और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी एडवाइजरी जारी की जाए कि इस मौसम में बाहर नहीं निकलना है। तो ग्रैप 3 ठीक है, उस व्यवस्था को तो खड़ा करता है, लेकिन दिल्ली में किसी भी चीज का प्रतिबंध लगाने की स्थिति क्यों आती है, उसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार के 10 साल हैं, जिन्होंने कभी भी पोल्यूशन को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया है। ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, हमें पता है लोगों को परेशानी होगी, लेकिन लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होती है। लेकिन अंततः दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ एक विजन के साथ काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये नौबत आ गई है कि ग्रैप 3 लागू हुआ है, अब आपको लगता है कि लागू होने के बाद दिल्ली की सिचुएशन पहले से बेहतर हो पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैंने कहा ना, लोगों की जान बचाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। तो स्कूल के बच्चों को इससे रिलीफ मिलेगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे, लेकिन अब आप मान लीजिए कि जो जरूरी चीजें बाहर से आती हैं या जितनी चीजें NCR से आती हैं, उनको रोक टोक शुरू होगी, क्या उसका प्रोविजन बनेगा? एक बार सारे रूल सामने आएंगे तो पता चलेगा। और लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है पार्टी के थ्रू, अरविंद केजरीवाल की सरकार, ग्रीन पार्क भी बनाए जा रहे हैं। हमको तो पानी का छिड़काव दिखता नहीं है, दिल्ली वालों को नहीं दिख रहा पानी का छिड़काव। और मैं फिर कह रहा हूँ कि PM 2.5 का जो कण है वो पानी के छिड़काव से खत्म नहीं होगा, वो हवा में लटकता रहता है नमी के इस मौसम में। या तो इस मौसम के लिए डस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो दिल्ली की सरकार नहीं कर पा रही। अब दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जो दिल्ली वासियों को जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसके लिए गुनहगार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। ये दोनों सरकारें दोषी हैं। कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कई सालों से आप वादा करते हो, भूल जाते हो। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलता है, आप उसको भी नहीं पूरा करते। अब तो पंजाब हरियाणा में भी भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के हिस्से में सरकार है। क्यों नहीं वहां पर किसानों की मांग मानते हुए वही करिए जिससे दिल्ली की जनता को जहर पीने के लिए मजबूर न होना पड़े। मैं गुनाहगार मानता हूं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को कि वो दिल्ली की जनता को घुट घुट कर जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार हर साल पोल्यूशन को लेकर लंबी प्लानिंग करती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कुछ चीजों पर बैन लगा दिया जाता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर सरकारों को चेतावनी देती है, लेकिन जमीन पर इसका कुछ भी असर नहीं दिखता है। दिल्ली सरकार भले दावे करती है कि वो पर्यावरण एजेंसियों के साथ मिलकर इस स्थिति से निपटने के लिए पानी का छिड़काव कर रही है, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रही है, ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्राफ जैसी प्रतिबंध भी लागू कर रही है, लेकिन जब तक मूल कारणों को नियंत्रित नहीं किया जाता, प्रदूषण का स्तर गंभीर बना रहेगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान का आगाज हुआ था, जिसे अब पूरे 10 साल हो चुके हैं। इस अभियान के जरिए भारत ने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है। डिफेंस सेक्टर से लेकर वैक्सीन प्रोडक्शन तक का रिकॉर्ड बनाए। हर फील्ड में मेक इन इंडिया अभियान का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर डिफेंस सेक्टर में दिखाई दिया। इस अभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी आज भारत दुनिया के कई देशों को अपनी रक्षा के लिए हथियार, उपकरण और तकनीक मुहैया करा रहा है। और अब डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत एक और उपलब्धि भारत ने हासिल की। रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली एक और कामयाबी। मेक इन इंडिया अभियान में भारत लगातार ऊंचाइयां छू रहा है और डिफेंस सेक्टर इन ऊंचाइयों को अपने रॉकेट से माप रहा है। अब भारत ने डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने गाइडेड पिनाक विमान सिस्टम का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान इसकी मारक क्षमता, सटीकता और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की ताकत को परखा गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये परीक्षण 3 अलग अलग जगहों पर किया गया। 2 लॉन्चरों से कुल 24 रॉकेट दागे गए। ये सभी रॉकेट अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने में कामयाब रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर DRDO और सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम के जुड़ने से हमारी सेना और मजबूत होगी। क्या है पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम? पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सटीक स्ट्राइक वेरिएंट पूरी तरह से स्वदेशी हथियार प्रणाली है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक, क्षमता 44 सेकेंड में 12 रॉकेट्स दागने की क्षमता, यानी करीब हर 4 सेकेंड में एक रॉकेट छूटता। पिनाका कई तरह के वॉर हेड ले जा सकता है। पिनाका के फिलहाल 2 वेरिएंट हैं। मार्क 1 रेंज 45 किलोमीटर, मार्क 2 रेंज 75 किलोमीटर तक। पिनाक रॉकेट्स की स्पीड ही इसे बनाती है सबसे ज्यादा खतरनाक। पिनाक रॉकेट की स्पीड 5775.70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। यानी दुश्मन के ठिकानों को कब्रिस्तान में बदलने के लिए ये सबसे बेहतरीन हथियार है। 2023 में इसके 24 टेस्ट किए गए थे। आपको बता दें कि 1999 की जंग में पिनाक पाकिस्तान सेना पर जोरदार हमला करने में कामयाब रहा। 2000 में पिनाक के लिए एक अलग से रेजिमेंट बनाने की शुरुआत हुई। 19 अगस्त 2020 को पिनाक के नए वेरिएंट का पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पिनाक की ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर है। इस मामले में पिनाक ने अमेरिकी हिमार्स मिसाइल को भी पीछे छोड़ दिया। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया। पिनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। इसे DRDO के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ARDE की तरफ से बनाया गया है। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन HMX क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलोमीटर तक के वजन के हथियार उठाने में सक्षम है। पिनाका सिस्टम की खासियत इसी से पता चल जाती है कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर को अमेरिका के हिमर्स सिस्टम के बराबर माना जाता है और ये भारत का पहला प्रमुख रक्षा निर्यात रहा है। दरअसल जंग लड़ रहे आर्मेनिया ने इसका पहला ऑर्डर हमें दिया था। अब फ्रांस ने भी इस रॉकेट सिस्टम में भी रुचि दिखाई है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल पहले से ही भारतीय सेना कर रही है। इसे पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात किया गया। इसकी क्षमता बढ़ने से अब दोनों देशों की बेचैनी बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी मेक इन इंडिया का जिक्र कर चुके हैं और रक्षा क्षेत्र में किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जहां तक रक्षा मंत्रालय का, हमारे मंत्रालय का प्रश्न है, तो
लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बड़े डिफेंस आइटम्स को परचेज करने के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, जो रक्षा खरीद फरोख्त के मामलों में जो फैसला करती है, वह भी फैसला हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लिया है इन 3 महीनों के अंदर। तो ऐसे कई चीजें हैं और एक भारत को रक्षा के मामलों में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो आपको इस बात की जानकारी होगी, लगभग 501 से अधिक आइटम्स को पहले ही हम लोगों ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल कर लिया था। यानी ये 501 आइटम्स हमारे डिफेंस के भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। वैसे ही हमारी जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें जो LRU लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स बोलते हैं, तो 5000 से अधिक के बारे में भी यही फैसला किया है कि भारत में बनेंगी। और 3 महीने के अंदर ये फैसला किया है कि जो अब तक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट घोषित की है यानी भारत में बनेंगी, तो उसके अतिरिक्त 346 आइटम्स और हम लोगों ने उसमें जोड़ दिया है। यानी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया है। और कोई छोटी बात नहीं है 3 महीने के अंदर 346 आइटम्स और उसमें डाल देना। यानी भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्पष्ट संदेश 3 महीनों के फैसलों से यह जाता है। वैसे बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन अब सबका उल्लेख करना यह समय सीमा है, संभव नहीं है। था जब हमारे डिफेंस एक्विजिशन मुख्य रूप से इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे, हम डिफेंस सेक्टर में एक इंपोर्टर के रूप में देखे जाते थे। हमारा पैसा बाहर जा रहा था। ऐसे में डिफेंस एक्सपेंडिचर का हमारी इकोनॉमी पर पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत ही लिमिटेड था। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। अब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। अब हमारी गिनती डिफेंस एक्सपोर्टर्स में होती है। ऐसे में हमारी इकोनॉमी पर डिफेंस एक्सपेंडिचर के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स को भी जानने की जरूरत है। जैसा कि एडवांस्ड कंट्रीज इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, हमें भी इसे एनालाइज करना चाहिए तथा एनालिटिकल रिपोर्ट्स के साथ डिफेंस इकोनॉमिक डाटा को जनरेट करना चाहिए। ये रिपोर्ट्स और डाटा हमारी डिफेंस पॉलिसी डिसीजंस में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे याद है कि आपने कुछ समय पहले डिफेंस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। आपने डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ने की पूरी कमिटमेंट उस समय भी जताई थी। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि आप सभी निकट भविष्य में 2 काम करें। पहला, कि अपने विभाग को डिफेंस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करें। और दूसरा, एक रोबस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट सिस्टम भी स्थापित करें, जो सरकार को देश की अर्थव्यवस्था पर डिफेंस एक्सपेंडिचर के इंपैक्ट जैसे रेवेन्यू जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में डिफेंस वेंडर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, इन विषयों पर एनालिटिकल रिपोर्ट्स दे सके। मुझे विश्वास है कि मेरे इन सुझावों पर आप निश्चित रूप से विचार करेंगे और विचार ही नहीं करेंगे बल्कि इस दिशा में आप सब प्रयास भी करेंगे। मेरे इन सुझावों को आप इस तरह से लें कि आपका डिपार्टमेंट समय के साथ चलते हुए एक फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बन पाए। दूसरी तरफ इन कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जैसे रोजगार, इनकम जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमईज के विकास के ऊपर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को भी हम जान सकें। यह सब हमारे लिए एक हॉलिस्टिक पॉलिसी रिजिम को स्थापित करने में मददगार साबित होंगे और हमारे अंदर एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की भावना का भी विकास होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के डिफेंस सेक्टर में किए गए बड़े कामों सिलसिलेवार ढंग से गिनाते हुए कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों
हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। लगातार बढ़ रहा निर्यात का आंकड़ा। कुल मिलाकर आज भारत दुनिया के कई देशों को अपनी रक्षा के लिए हथियार, उपकरण और तकनीक मुहैया करा रहा है और भारत की सरकार ने 2025 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य $5 अरब का रखा है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024-25 की पहली तिमाही में निर्यात में 78% की भारी वृद्धि हुई है। अप्रैल-जून में रक्षा निर्यात एक साल पहले की अवधि के 3,885 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,915 करोड़ रुपए हो गया है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।